हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ग्रामर। आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के बारे में, यानी भाषा जो है हिंदी ग्रामर में जो भाषा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाषा जो है, भाषा मन भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा क्या है? मन, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष्य धातु से हुई है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष्य धातु से हुई है। भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा क्या है। भाषा वह समर्थ साधन है। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने अनुभवों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह सामर्थ्य या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है या आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप कौन कौन से हैं यह देखेंगे हम लोग। भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मुंह से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। जैसे कि नेताजी द्वारा दिया जाने वाला भाषण, वाद विवाद, टेलीफोन पर वार्तालाप, व्याख्यान विधि से पढ़ाई आदि सभी क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरे मनुष्य तक लिख पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, पत्रिका प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन आदि। सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को संकेत के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे व बाधिर लोगों की वार्तालाप, चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के सिपाही द्वारा दिया गया संकेत, एक छोटे बच्चे द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करना इत्यादि क्या है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करेंगे बोली किसे कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली केवल बोलने के लिए या बातचीत करने के लिए प्रयोग की जाती है। बोली केवल बोलने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। जब बोली में साहित्य की रचना की जाती है तो इसे हम उपभाषा कहते हैं। बोली का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बोली का उपयोग केवल बोलने या बातचीत करने के लिए किया जाता है या क्षेत्रीय स्तर पर होता है। लेकिन जब बोली में किसी साहित्य की रचना की जाए तो इसे हम उपभाषा कहते हैं। जैसे कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा। सूरसागर जो कि ब्रज भाषा में सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा। किस भाषा में? ब्रज भाषा के द्वारा। उसी तरह से रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसी के द्वारा लिखा गया है। तो सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में सूरदास के द्वारा। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है तुलसीदास के द्वारा। तो बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर देखेंगे हम लोग। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र संकुचित होता है, एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा में साहित्य की रचना की जाती है, जबकि बोली में केवल उच्चारण तक ही सीमित होता है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, जबकि बोली का उपयोग किसी क्षेत्र विशेष की सामान्य व्यवहार की भाषा है। भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है। भाषा क्या करती है? व्याकरण के नियमों का पालन करती हैं, जबकि बोली व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करती। बोली किसी भी भाषा का अंग होती है, अतः भाषा बोली
के शब्द की बड़ी मात्रा में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिपि क्या है। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए, यानी जो मौखिक भाषा होता है उसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए वर्णों या चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जो मौखिक भाषा होता है उसको लिखने के लिए हम जिन वर्णों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। भाषाएं अलग अलग लिपियों से लिखी जाती हैं, जैसे कि हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन है। जबकि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि जो है वह फारसी है। देवनागरी लिपि के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि देवनागरी लिपि क्या है। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है कि देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि वैज्ञानिक लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि जो है हमारी संस्कृति और हिंदी भाषा की जो लिपि है वह क्या है, वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि होने के लिए जो शर्तें हैं, इसमें पहला शर्त यह है कि इनमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का निर्धारण किया जाए, जो कि संस्कृत और हिंदी लिपि में ऐसा होता है, यानी एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का निर्धारण किया गया है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, जबकि अधिकांश लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। लेकिन फारसी लिपि जो होती हैं दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। फारसी लिपि क्या है, उर्दू। राष्ट्रभाषा क्या है यह देखेंगे। जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग बोलने व समझते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे व्याकरण क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलते या लिखते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलते व लिखते हैं एवं पढ़ते हैं। भाषा के शुद्ध रूप को स्थिर रखने के लिए व्याकरण की रचना की गई। जैसे कोई भी भाषा है वो उसमें धीरे धीरे विकृति समय के अनुसार उसमें जो है उसमें बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण वह जो भाषा है धीरे धीरे बदल जाती है। लेकिन व्याकरण क्या करता है कि भाषा में हो रही विकृति से उसे बचाता है। भाषा में होने वाली विकृति से व्याकरण क्या करता है, बचाता है। क्योंकि व्याकरण एक भाषा का नियम होता है व्याकरण, जिसके द्वारा उस विशेष नियमों के आधार पर ही भाषा को बोला जाता है, लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। भाषा की ध्वनियाँ शब्द, पद, वाक्य रचना, नियम पृथक पृथक होते हैं। किसी भी भाषा के सब नियम एकत्र करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा मानक के रूप में स्थापित करना व्याकरण का कार्य है। अतः किसी भी नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा सीखने में जो विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं उसी को सीखना, उसी नियमों को जानना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या करता है कि भाषा में आने वाली विकृति को बचाता है, और भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखता है। यह व्याकरण का कार्य है कि भाषा में विकृति न हो और भाषा को शुद्ध रूप में बनाए
रखना किसका काम है? व्याकरण का काम। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।